चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेजरमेंट में आज हम लोग का दूसरा दिन है। कल हम लोग क्या क्या देखे थे मेजरमेंट में? हम लोग एक शॉर्ट वे में शॉर्ट तरीके से बहुत अच्छे तरह से हम लोग रिवीजन कर रहे थे। पहला दिन हम लोग क्या क्या देखे थे, जैसे कि करंट ट्रांसफार्मर देखे थे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर देखे थे। उसके बाद हम लोग पीएमएमसी देखे थे, एमआई देखे थे, एडीएम देखे थे। तब हम लोग कुछ पार्ट मेजरमेंट ऑफ पावर मीटर का, पावर का हम लोग वाट मीटर वाला पार्ट देखे थे। तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है ना, वो है मेजरमेंट ऑफ पावर। ऑलरेडी इसका मेजरमेंट ऑफ पावर का हम लोग कुछ पार्ट कर चुके थे, लेकिन हम लोग फिर से आज यहाँ से एक देखेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ पावर, तो मेजरमेंट ऑफ पावर के लिए इसको पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले पढ़ना होगा डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो कि जितना भी वाट मीटर मेरा होता है जो कि पावर मेजरमेंट के लिए, वो सारा जो प्रिंसिपल का यूज करता है वो रहता है डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इसको जान लेना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है हमको, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपली यदि डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का बात किया जाए तो उसमें सिंपली दो कॉइल रहता है, एक होता है फिक्स्ड कॉइल और दूसरा होता है मूविंग कॉइल। फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल, फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। फिक्स्ड कॉइल को क्या कहते हैं? दो पार्ट में बांट दिया जाता है। जैसे कि देखा जाता है यदि फिक्स्ड कॉइल को हम लोग यदि दिखाना चाहें, फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट में बांट दिए हैं और उसके बीच में स्पिंडल के थ्रू मूविंग कॉइल को पाइवोट कर दिया जाता है। जैसे देखिए, हम जैसे मान लेते हैं कि एक ये फिक्स्ड कॉइल है, एक ये फिक्स्ड कॉइल है, इसके बीच में स्पिंडल के थ्रू एक मूविंग कॉइल। जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पे 3D पिक्चर हम लोग सही से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन एक थोड़ा इमेजिन कर लेना अपने लोग को, ठीक है? तब ना अच्छे से कर पाएंगे क्या कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट में बांट दिए हैं, फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट में देख रहे हैं बांट दिए हैं। उसके बाद बीच में एक स्पिंडल रहता है, स्पिंडल में पाइवोट कर दिया जाता है किसको? मूविंग कॉइल को। और ये मूविंग कॉइल से ही मेरा कनेक्टेड होता है पॉइंटर, जो कि स्केल पे पॉइंट करता है, जिससे हम रीडिंग देखते हैं। तो बेसिकली ऐसा ही है। अब यहाँ पे यदि बात कर लिया जाए कंट्रोलिंग के लिए किया जाए तो इसमें कंट्रोलिंग किस तरह होता है? तो कंट्रोलिंग जो होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय टू स्प्रिंग। यहाँ लिखा हुआ है ना, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइडेड बाय टू स्प्रिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है यहाँ पे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे पीएमएमसी में। पीएमएमसी में मेरा एडी करंट डैम्पिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे एमआई में। एमआई में हम लोग का कौन सा डैम्पिंग यूज किया जाता है? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। और फिर इसमें हम लोग एडीएम पढ़ रहे हैं, एडीएम में भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन भाई, अच्छे से सबको देखते जाना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेफ्लेक्टिंग टॉर्क की, क्योंकि डेफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वेशन है ना, सब जगह आपको इंपॉर्टेंट आएगा, वहां से न्यूमेरिकल उठ सकता है, पूछ सकता है। अब यहाँ पे यदि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का यदि बात कर लिया जाए तो I1 I2 इंटू dm/dt आता है एक्सप्रेशन। हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन इसका भले स्किप किए हैं क्योंकि शॉर्ट नोट्स में है, तो उसको स्किप करेंगे ही। यदि सब लोग हमको लगता है पढ़े हुए ही होंगे, तो इसको तो हम लोग समझ रहे हैं कैसे कहाँ से आया है डेरिवेशन। उसके बाद यहाँ पे चूंकि ये दोनों के लिए मेजरमेंट जरूरी होता है, AC और DC दोनों के लिए तो यहाँ पे DC का यदि बात कर लिया जाए तो DC में क्या आता है? I1 I2 डिवाइडेड बाय के। यहाँ पे DC में यदि बात कर लिया जाए तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है I1 I2 डिवाइडेड बाय के dm/d थीटा। ठीक है, अब यहाँ से एट बैलेंस कंडीशन का यदि बात कर लिया तो वहाँ पे TC बराबर TD हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होगा, तब ना बैलेंस कंडीशन का बात कर रहे हैं। तो TC बराबर जब TD हो जाएगा तो उसमें हम लोग थीटा का वैल्यू जो निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा इतना I1 I2 के डिवाइडेड इंटू dm/d थीटा। क्लियर है? सेम उसी तरह यदि ऑपरेटिंग विथ DC AC का यदि बात किया जाए, ऑपरेटिंग विथ AC का बात कर लिया जाए तो वहाँ पे यदि हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन देखेंगे तो वो मेरा आएगा I1 I2
इंटू कॉस थीटा इंटू डी एम बाई डी थीटा। ठीक है, तो फिर इसको यदि टी सी बराबर टी डी करेंगे एट बैलेंस कंडीशन में मेरा क्या रहता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होगा। तो वहाँ से हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी सी बराबर टी डी करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से यदि टी सी बराबर टी डी करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, I1 I2 डिवाइड बाई के इंटू कॉस थीटा डी एम बाई डी थीटा। तो ये दोनों चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, एसी के लिए भी डीसी के लिए भी। ठीक है, और ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो मेरा ईडी करंट और हिस्टैरिसीस एरर से फ्री होता है। इसका स्केल यूनिफॉर्म नहीं होता है, टॉर्क बाय वेट रेशियो बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से इसमें फ्रिक्शनल एरर होता है। ठीक है, उसको मतलब कंसीडर थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्शनल एरर इस केस में होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसका सेंसिटिविटी क्या रहता है, बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे इसको। अब जो है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो हमारा होता है, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसके यूज करके हम लोग बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। जैसे कि आप आमीटर भी इससे बना सकते हैं, वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं, वाट मीटर भी बना सकते हैं। क्या सेम इसी तरह आप लोग इलेक्ट्रोडायनमोमीटर का यूज करके हम लोग और कौन सा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर भी बना सकते हैं जिससे हम फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर मीटर भी बनाते हैं जिसके हेल्प से हम लोग पावर फैक्टर मेजर करते हैं। इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए मेगर भी बनाया जाता है इसी प्रिंसिपल को यूज करके। एनर्जी मेजरमेंट के लिए एनर्जी मीटर बनाया जाता है इसी प्रिंसिपल का यूज करके। तो ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसका बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल के यूज करते हैं। तो ज़्यादातर जो यदि बात किया जाए ना तो हम लोग वाट मीटर देखते हैं कि वाट मीटर जो है मेरा इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल पे बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में पर मेजरमेंट ऑफ पावर, इसीलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे वाट मीटर की बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले वाट मीटर को हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे यदि वाट मीटर को देख रहे होंगे तो डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं दो कॉइल है। ठीक है, एक कॉइल मेरा होता है करंट कॉइल और दूसरा होता है मेरा पोटेंशियल कॉइल, जिसको कि प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं हम लोग कभी कभी। अच्छा, इसमें आप लोग एक चीज़ और देख रहे होंगे, एक देख रहे होंगे में एम, एक एल, एक सी, एक भी। एम का मतलब होता है मेन लोड से कनेक्टेड है ये सिरा। अब जैसे कि आपको कोई वाट मीटर दे देगा तो उसका कनेक्शन किसको कहाँ पे करना है, वाट मीटर आपको तो सिरा सिर्फ दिखाया देगा कौन सिरा, तो जहाँ पे एम लिखा हुआ रहेगा तो उससे हम समझ लेंगे इसको मेन लोड से कनेक्ट करना है। जहाँ पे एल लिखा हुआ रहेगा समझ लेंगे लोड से कनेक्ट करना है। उसी तरह सी लिखा हुआ जहाँ पे रहेगा उसमें लेंगे ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, उसी तरह भी लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या समझ ये वोल्टेज हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे एक चारों पॉइंट का एक मतलब सिग्निफिकेंस है, उसको हम लोग यहाँ पे डील किए। ठीक है, और यहाँ पे यदि फिगर से हम लोग यदि समझने की कोशिश करें, हम लोग दो तरह का जो क्वाइल देखे थे, एक स्टेशनरी क्वाइल, एक मूविंग क्वाइल, वही यहाँ पे है। एक करंट क्वाइल, एक पोटेंशियल क्वाइल है। ठीक है, एक करंट क्वाइल है, एक पोटेंशियल क्वाइल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक क्वाइल से मेरा कनेक्टेड है पॉइंटर और वो मेरा स्केल पे पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे यदि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें, यहाँ पे यदि हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें तो मेरा आ जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी डी बराबर भी I1 cos थीटा डिवाइडेड बाई आर एस इंटू डी एम बाई थीटा। एक्चुअली में तो ये देखेंगे ना तो वही चीज़ है, एक्सप्रेशन वही चीज़ है, सिर्फ अंतर यही हुआ कि हम लोग जैसे कि इलेक्ट्रोडायनमोमीटर में हम लोग टी डी का वैल्यू क्या देखे थे, याद आ रहा है ना। एसी के लिए क्या देखे थे, I1 I2 cos थीटा डी एम बाई डी थीटा देखे थे, डी एम बाई डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे यदि I2 का वैल्यू निकालेंगे, I2 का वैल्यू ये करंट जो फ्लो कर रहा है I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, I2 का वैल्यू मेरा हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आर एस, V डिवाइडेड बाई आर एस हो जाएगा। तो I2 की जगह पे लिख देंगे V डिवाइडेड बाई आर एस, तो क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आर एस इंटू I1
इंटू कॉस थीटा इंटू डी एम बाय टी थीटा आएगा ना। तो यही चीज़ तो हमारा लिखा है, निकाले हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्सप्रेशन। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा मेरा वो VI1 cos फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा थीटा जो होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा, वो मेरा एक्टिव पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? एक्टिव पावर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर बाय यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो यदि मेजरमेंट ऑफ पावर से यदि कोई क्वेश्चन सेट करेंगे तो वो जरूर इस पार्ट को जरूर टच करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ये भी एक कोई एग्जाम में पूछा गया है कि मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर जो होता है बाय यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड, ये बैलेंस के लिए करते हैं कि अनबैलेंस के लिए करते हैं? ये दोनों के लिए, लोड के लिए किया जाता है। ठीक है, बैलेंस एज वेल एज अनबैलेंस, दोनों लोड के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर 2 वाट मीटर की मदद से हम लोग कैसे इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन को देखिए। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे 3 फेज कनेक्शन है, तो स्टार लोड यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, तो इसका तीनों वायर ऐसे निकला हुआ है। अब चूंकि 2 वाट मीटर है तो 1 वाट मीटर के करंट कॉइल को इससे सीरीज में कनेक्ट कर दिए, फिर इसके पैरेलल में पोटेंशियल कॉइल लगा दिए, फिर इसको बी फेज से इसको कॉमन कर दिए। ठीक है, फिर वाई फेज के सीरीज में करंट कॉइल को लगा दिए, फिर इसके पैरेलल में पोटेंशियल कॉइल को लगा के बी फेज से कॉमन कर दिए। तो सिंपली ये मेरा था कनेक्शन। कैसे हम लोग इसका कनेक्शन किए, तो यहाँ पे मेरा दोनों वाट मीटर का रीडिंग देखा जाए, W1 देखा जाए तो W1 क्या आएगा, VL/IL cos 30 डिग्री माइनस फाई। W2 क्या आ जाएगा, VL/IL cos 30 डिग्री प्लस फाई। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अपने से अच्छे से। ठीक है, यदि हम लोग सम करके देखेंगे दोनों वाट मीटर का रीडिंग, तो हम लोग को मिलेगा W बराबर √3 सॉरी यदि दोनों को सम करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, √3 W1 √3 VL/IL cos फाई। ठीक है, √3 VL/IL cos फाई जो मेरा क्या है, एक्टिव पावर होता है 3 फेज के केस में। मतलब दोनों वाट मीटर की रीडिंग को यदि सम कर देंगे ना, वो मेरा एक्टिव पावर देगा, देता भी है। हम लोग मेजरमेंट करते तो वो क्या है, एक्टिव पावर ही मेजरमेंट देते हैं। अब यदि दोनों वाट मीटर की रीडिंग को माइनस करके देखें तो वो मेरा आएगा VL/IL sin फाई। और 3 फेज के केस में रिएक्टिव पावर मेरा क्या होता है, 3 फेज के केस में मेरा रिएक्टिव पावर होता है √3 VL/IL sin फाई। इसका मतलब √3 W1 माइनस W2 करेंगे तो वो मेरा रिएक्टिव पावर दे देगा। क्लियर है? ये दोनों क्लियर हुआ? ये दोनों चीज बहुत बार पूछता है। यदि W1 प्लस W2 करेंगे, 2 वाट मीटर का रीडिंग दिया हुआ, तो वो मेरा एक्टिव पावर देगा। यदि √3 W1 माइनस W2 करेंगे तो वो मेरा रिएक्टिव पावर देगा। 3 फेज, ऑब्वियसली मैंने 3 फेज पढ़ रहे हैं। अब यदि स्टार या डेल्टा कनेक्शन का यदि बात करें तो वो मेजरमेंट ऑफ पावर कितना हो जाएगा, 3V फेज I फेज cos फाई। ये क्लियर है सबको? देखिए इसको ये कैसे आया, इसको देखते हैं। मेरा क्या आया था, √3 VL/IL cos फाई था। अब यदि स्टार का यदि बात, कोई एक का बात कर लेते हैं, स्टार का बात करते हैं। स्टार के केस में क्या होता है, मेरा लाइन वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है, तो √3 VPH हो जाता है। और मेरा लाइन करंट जो होता है वो फेज करंट के बराबर होता है। तो अब ये दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे, इसमें फेज में चेंज कर लेंगे। तो फेज में यदि चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। VL के बदले क्या लिखेंगे, √3 इंटू VPH आएगा। और उसके बाद भैया IL जो मेरा IPH के बराबर होता है। तो मतलब स्टार के केस में फेज करंट और लाइन करंट दोनों बराबर होता है, इंटू cos फाई कर देंगे। तो वहाँ से मेरा क्या आएगा,
3 VPH IPH cos फाई। तो मतलब फेज में चेंज कुछ और नहीं किया है, जस्ट उसको लाइन को फेज में चेंज कर दिए। जस्ट सेम एज इसका होगा डेल्टा के भी केस में। डेल्टा के केस में लाइन करंट फेज करंट दोनों तो बराबर हो, सॉरी लाइन करंट जो होता है फेज करंट का √3 टाइम्स होता है, लेकिन फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज दोनों बराबर होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग किए क्या है, W1 माइनस W2 और W1 प्लस W2 का रेशियो ले लिए। जब रेशियो लिए तो वो आया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, नीचे में √3 भी है, तो टेन थीटा बराबर क्या आया, √3 W1 माइनस W2 आ गया। तो यहाँ से यदि हम लोग फाई निकालना चाहें, एंगल निकालना चाहें, तो क्या होगा, टेन यूनिवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2। जब फाई निकल जाएगा तो हम लोग वहां से पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं, उसका कॉस ले लेंगे। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और यहाँ जो एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ देखने वाला है, ये चीज़ हम लोग अच्छे से देखेंगे कि आदि दोनों वाट मीटर का रीडिंग बराबर है, W1 W2 के बराबर है, तो उस केस में फाई का वैल्यू मेरा 0 डिग्री होगा। फाई का वैल्यू 0 डिग्री करने का मतलब क्या हुआ, पावर फैक्टर यूनिटी होगा। यदि W1 टू W2 है, मतलब कि W1 का वैल्यू पहले वाट मीटर का रीडिंग का वैल्यू दूसरे वाट मीटर की रीडिंग का 2 गुना है, उस केस में मेरा फाई का वैल्यू 30 डिग्री। ये से सिंपली ऐसे नहीं सोचना है ना, तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला से करेंगे। जैसे W1 का वैल्यू क्या आया था मेरा, VLIL cos 30 डिग्री माइनस फाई आया था। सेम उसी तरह W2 का वैल्यू क्या आया था, VLIL cos 30 डिग्री प्लस फाई। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, जैसे फाई की वैल्यू 0 डिग्री रख के दोनों में वाट मीटर की रीडिंग निकालेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, पता चल जाएगा। सेम इसी तरह 30 डिग्री रखेंगे तो मेरा दोनों वाट मीटर की रीडिंग निकालेंगे तो ये चीज़ पता चल जाएगा। सेम उसी तरह 60 डिग्री रखेंगे तो मेरा पता चल जाएगा, ठीक है। फिर 90 डिग्री रखेंगे तो मेरा ये पता चल जाएगा। तो मेन बात है कि हम लोग याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए हम लोग देखिए ऐसे, कोई एक वाट मीटर की रीडिंग को कंसीडर करिए। हम मान लेते हैं कि W2 मान लेते हैं, चलिए। यदि W2 W1 के बराबर है तो उस समय 0 डिग्री फेज है एंगल। यदि W2 W1/2 हो गया, अब W2 पहले था, अब W1/2 मतलब आधा हो गया W1 का, उस समय अब 30 डिग्री हो गया। अब हो गया क्या, देखिए पहले W2 था तब आधा हो गया W1 का, तो उस समय 30 डिग्री हो गया। अब 0 हो गया, W2 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। W2 का वैल्यू जब 0 हो गया तो मेरा फाई का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री हो गया। याद रखेंगे, इसे इधर घट रहा है, इधर एंगल बढ़ रहा है। जैसे जैसे इसका रीडिंग घट रहा है वैसे, अब 0 हुआ तो उसके 0 के बाद निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आया तो इसका मतलब फाई का वैल्यू 90 डिग्री है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, यदि 2 वाट मीटर की रीडिंग है, एक वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर की रीडिंग का आधा है, तो उस केस में लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, तो ऑब्वियसली 0.866 होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछ देगा, यदि 2 वाट मीटर की रीडिंग में एक वाट मीटर की रीडिंग निगेटिव है, उस समय मेरा फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, तैयार कर लेना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा 100%, तो इसीलिए हम लोग को अच्छे से यहाँ से तैयारी कर लेना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग का है मेजरमेंट ऑफ पावर बाय यूजिंग वोल्ट मीटर अमीटर मेथड। ये भी हम लोग पिछले दिन एक्चुअली में देख लिए थे, फिर भी हम लोग एक शॉर्ट वे में करते हैं। इसमें 2 तरीके से हम लोग, जैसे कि सिंपली कहा जाए ना, तो वाट मीटर हमको कोई नहीं दिया, सिंपल बोला कि लो भाई आपको वोल्ट मीटर दे दिए, आमीटर दे दिए, इसके वजह से हमको पावर नाप के दो। तो क्या बात कर दे हो भाई, वाट मीटर नहीं दीजिएगा, तो नहीं ठीक है हम कर रहे हैं। तो वोल्ट मीटर भी है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज माप लेंगे, आमीटर से करंट माप लेंगे, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन वही तो हमको पावर देगा। अच्छी बात नहीं, निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे कनेक्शन जो है दो तरह से आता है। एक आएगा, एक केस में आएगा जो लोड के पास आएगा मेरा, वो क्या आएगा, वोल्ट मीटर आएगा। एक केस में आएगा मेरा लोड के पास वोल्ट मीटर आएगा, एक केस में लोड के पास अमीटर आएगा। तो कनेक्शन दो तरह से हो सकता है पॉसिबल। तो अब दोनों में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या फायदे हैं, वो देखना है। सबसे पहला देखिए, जब वोल्ट मीटर को लोड के करीब जोड़ा जाए, वोल्ट मीटर को लोड के करीब जोड़ा जाए, उस समय क्या होगा। उसमें उस समय जो होता है ना, ये चीज देखिए, हम यहाँ पे कुछ स्किप किए हुए हैं, लेकिन देखिए जो मेन चीज है ना, जो हम लोग को पूछ सकता है, वो हम डायरेक्ट बात करते हैं। यदि वोल्ट मीटर को लोड के पास जोड़ा जाए तो उस समय याद रखेंगे कि वो हाई रेसिस्टेंस मेजरमेंट के लिए सूटेबल होता है। तब वो मिनिमम एरर देगा, मतलब लोड का जो रेसिस्टेंस होना चाहिए ना, उस समय हाई रहना चाहिए, तब इस तरह के हम लोग कनेक्शन का यूज करेंगे। यदि लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू कम है तो उस समय इस तरह का कनेक्शन का यूज करेंगे। क्लियर हुआ बात। यदि लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है, लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है तो वोल्ट मीटर रहेगा लोड के करीब। यदि लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू कम है तो उस समय अमीटर रहेगा वोल्ट मीटर के, सॉरी, अमीटर रहेगा लोड के करीब। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना है। उसके बाद दोनों केस में जो पावर का जो मेजरमेंट होगा, बोथ केस मेजरमेंट ऑफ पावर इंस्ट्रूमेंट के जो होगा वो इक्वल रहेगा, पावर कंज्यूम्ड बाय लोड और प्लस उसके बगल में जो इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि फर्स्ट केस में हम लोग का क्या था, इस केस में हम लोग का क्या है, तो मेजरमेंट ऑफ टोटल पावर होगा ना यहाँ, जैसे लोड में जो पावर मेजरमेंट होगा ही, उसके बाद बगल में जो वोल्ट मीटर में जो पावर लॉसेस होगा मेरा, उसके इक्वल होगा ये टोटल पावर मेजरमेंट। एक तरह से एरर आया ना। फिर इसमें देखिए, लोड में जो होगा पावर तो होगा ही, उसके बाद इसके बगल में अमीटर में जो मेरा पावर लॉसेस होगा उसके इक्वल, दोनों के सम करेंगे तब मेरा टोटल पावर मेजरमेंट आएगा। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का है एरर, एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वाट मीटर का एरर। यदि वाट मीटर का यदि पढ़िएगा तो बहुत लॉन्ग है, लेकिन हम लोग एक शॉर्ट वे में हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे देखिए कनेक्शन अलग अलग करेंगे ना, तो उससे भी मेरा एरर आता है। अब कोई देखिए, आपको कोई दे देगा दो कनेक्शन करने, पॉजिटिव को नेगेटिव जोड़ देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव जोड़ दीजिएगा, तो वो हो जाता है ना, एरर तो आएगा ना। इसमें तो और अलग अलग बात है कि अलग अलग कनेक्शन है। जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट को जोड़ दीजिएगा, मेन से जो आने वाला तो उसको लोड में जोड़ दीजिएगा, लोड वाला मेन में जोड़ दीजिए। उसके करने से कुछ न कुछ तो आएगा ना वो। इसीलिए इसमें दो तरह के कनेक्शन को हम दिखाए गए हैं यहाँ पे। दो तरह के कनेक्शन में देखिएगा, यदि गौर करिएगा ना, तो देखिए ये कनेक्शन इस टाइप का है। इसमें जो ये मेन वाला पॉइंट है ये लोड से कनेक्टेड है ऐसे करके, यही दोनों का थी। अब दोनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला यदि देखिएगा, इसमें टोटल पावर मेजरमेंट जो होगा ना, इसमें टोटल पावर मेजरमेंट जो होगा, लोड में जो पावर मेजरमेंट होगा प्लस प्लस जो करंट कॉइल में करंट जाएगा, आई टू जा रहा है, I2 इंटू RC। RC क्या, करंट कॉइल का रेसिस्टेंस है, ये मेरा मेजर करेगा ये वाट मीटर इस तरह में। लेकिन हम चाहते क्या हैं, हम क्या लोड का ना पावर मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ लोड का आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रूली रूप से जो मेजर्ड हम लोग करते हैं ना, तो वो इसका भी पावर मेजर्ड करके दे देता है। तो एरर आया ना, एरर कितना आया बोलिए आप लोग, एरर कितना आया? जो मेजर्ड वैल्यू था, मेजर्ड वैल्यू इतना था, ट्रू वैल्यू इतना मेरा था PT, तो घटा दीजिए दोनों में से, जो लोड का पावर दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा I² RC। तो यही मेरा क्या है, एरर है।
क्लियर है? सेम इसी तरह देखिए इसमें। अब यहाँ पे यदि देखेंगे मेजर्ड, जो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट मेजर करके देगा वो क्या देगा, तो लोड के पावर अक्रॉस देगा और उसके बाद I1 इस इंटू I1 इसमें करंट जा रहा है, I1 स्क्वायर इंटू RS, या फिर इसको V स्क्वायर बाय RS भी बोल सकते हैं। उसके बाद मेरा ट्रू पावर क्या है, ट्रू पावर तो सिंपली मेरा लोड में जो पावर होना चाहिए वही मेरा ट्रू पावर है। तो यहाँ भी यदि एरर की यदि बात करें, तो एरर की यदि बात करें यहाँ पे क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाय RS। अच्छा, दोनों में हम लोग को क्या देखने को मिला, इस केस में मेरा एरर क्या आया, इसमें जो मेरा पावर कंजम्पशन हो गया ये मेरा एरर आया, इसमें जो मेरा पावर कंजम्पशन इसमें ये मेरा एरर है। अब ये बताइए इस टाइप के कनेक्शन का यूज हम लोग कब करेंगे, चलिए सोचिए सब लोग, इस टाइप के कनेक्शन का यूज हम लोग कब करेंगे। हम लोग ये सोचेंगे ये जो एरर इसमें हो रहा है इसमें कम से कम एरर हो, तब हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, तो एरर कम होगा तो अच्छे फायदेमंद के लिए हम लोग यूज करेंगे। कहने का मतलब लोड करंट का वैल्यू यदि मेरा कम रहेगा तब हम लोग इस प्रकार के कनेक्शन को प्रीफर करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर। बोलिए, इस टाइप के कनेक्शन का यूज तब करेंगे जब हमको लोड करंट में कम करंट का रिक्वायरमेंट हो। सेम उसी तरह इस तरह के कनेक्शन का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हमको हाई करंट का रिक्वायरमेंट हो लोड में। अब देखिए लोड में यदि हाई करंट चला जाएगा तो इसमें के इस पार्ट में आपका क्या जाएगा, मिनिमम करंट जाएगा, कम से कम करंट जाएगा। जब इस पार्ट में आपका कम से कम करंट जाएगा इसका मतलब इसमें जो लॉसेस होगा वो भी मेरा कम से कम होगा। हम तो ये सोचते हैं ना। इस कनेक्शन में मेरा क्या था, एक्चुअली में मेजर्ड पावर जो था लोड के क्रॉस जो पावर था और इसमें जो पावर लॉसेस हो रहा था, इसमें यदि करंट कम गया तो इसका मतलब लॉसेस इसमें कम हुआ। जब इसमें लॉसेस कम हो गया तो उसके बाद हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ, हाई लोड करंट के लिए इस तरह के हाई लोड करंट के लिए हम लोग इस तरह के कनेक्शन का यूज करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर। एकदम दोनों अच्छे तरह से शानदार तरीके से हम लोग समझ लिए। लो लोड करंट के लिए हम लोग इस तरह के कनेक्शन का यूज करेंगे और हाई लोड करंट के लिए हम लोग इस तरह के कनेक्शन का यूज करेंगे। दिक्कत है कोई? यही हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का है, दोनों के एरर जो मेरा दोनों केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसको आई स्क्वायर इंटू आर सी बराबर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर एस। नेक्स्ट जो है मेरा एरर ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ पोटेंशियल क्वाइल। पोटेंशियल क्वाइल के इंडक्टेंस के वजह से भी मेरा एरर आता है। तब ये कैसे एरर आता है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ इसका स्किप हम किए हुए हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखिएगा ना, जो हम लोग डायग्राम जस्ट ऊपर था उसी डायग्राम का यदि हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे तो वोल्टेज का एक रेफरेंस मानते हैं। उसके बाद जो मेरा करंट कॉइल में करंट जा रहा था वो तो कुछ इंडक्टिव नेचर का है तो वो इससे मेरा लैग करेगा, तो उसको हम लोग मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम ये बीटा एंगल से लैग करेगा, मान लीजिए जस्ट। क्लियर है? उसके बाद जो मेरा पोटेंशियल कॉइल में करंट जो जा रहा है वो भी इंडक्टिव है, तो वो भी इससे मतलब लैग करेगा करंट कुछ एंगल से, तो वो मान लेते हैं यहाँ से इससे कर रहा है फाई एंगल से लैग, I1 से। ये I2 है, ये I1 है, ये भी है, तो ये फाई है और टोटल ये मेरा कितना हो जाएगा, टोटल सॉरी फाई इससे कर रहा है, भी से कर रहा है फाई एंगल से लैग I2, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, फाई माइनस बीटा हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? तो इसी का यूज करके हम लोग यहाँ से डिफ्लेक्टेंट टॉर्क निकालते हैं, उसके बाद ट्रू वैल्यू इसका निकालते हैं। तो वहाँ से यदि हम लोग देखते हैं दोनों का रेशियो यदि लेते हैं मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का, तो यहाँ से हमको ये कुछ आता है करेक्शन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग ध्यान रखेंगे इसको। करेक्शन फैक्टर का जो आता है, करेक्शन फैक्टर जो होता है कॉस फाई डिवाइड बाय कॉस बीटा इंटू कॉस फाई माइनस बीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्शन फैक्टर।
उसके बाद हम लोग एरर निकालते हैं। उसके बाद परसेंटेज एरर याद रखेंगे, इसको दोनों करेक्शन फैक्टर और परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर के रूप में इसको याद रखेंगे हम लोग। परसेंटेज एरर बराबर होता है 10 फाई इंटू 10 बीटा इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम लोग एरर को दूर करने के लिए, एरर जैसे दूर करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पेंसेटिंग कैपेसिटर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉम्पेंसेटिंग कैपेसिटर का यूज करते हैं। कॉम्पेंसेटिंग कैपेसिटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो हाई पोटेंशियल कॉइल के इंडक्टेंस के कारण होता है उसको हम लोग दूर कर लेते हैं। तो उस कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा आपका, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आता है इतना, सी बराबर होगा, सी बराबर आपका आता है एल पी डिवाइडेड बाई आर एस स्क्वायर। एल पी डिवाइडेड बाई आर एस स्क्वायर। एल पी क्या है, इंडक्टेंस ऑफ पोटेंशियल कॉइल, और आर एस क्या है, सीरीज रेसिस्टेंस, जो उसके सीरीज में रेसिस्टेंस रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। तो इस सेम इसी तरह एरर ड्यू टू ईडी करंट। अब ईडी करंट स्वाभाविक है उससे फ्लो करेगा, मेरा जैसे कनेक्शन डिफरेंट टाइप का रहता है तो उससे ईडी करंट फ्लो करेगा ही। ईडी करंट होने से उसमें कुछ लॉसेस होगा, तो वो लॉसेस होगा एक तरह से, वो भी मेरा लॉसेस के रूप में होगा। फिर उसके बाद एरर ड्यू टू फ्रिक्शन। हम लोग ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो होता है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो होता है मेरा टॉर्क व वेट रेशियो बहुत कम होता है। बहुत कम होने की वजह से इसमें एरर ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन एरर ज़्यादा होता है, तो इसमें एरर फ्रिक्शन की वजह से भी आता है। तो ये सारे बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग को मोटा मोटी पढ़ने को था, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इस पे बस इतना जितना हम लोग पढ़े इसको यदि हम लोग अच्छे से रिवीजन करके मेजरमेंट ऑफ पावर का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लीजिए, चाहे एसएससी जेई का निकाल लीजिए, पीपीसीएल जेई का, डीएमआरसी का, या फिर कोई भी अदर स्टेट जेई का, सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो होपफुली सबके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा ये मेजरमेंट ऑफ पावर। नेक्स्ट में हम लोग आगे करेंगे मेजरमेंट ऑफ एनर्जी पे जाएंगे, फिर रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, बहुत सारा भी बचा हुआ है, तो एक दो लेक्चर और लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।